आज के शो में तहरीक इंसाफ मुबैना फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। तहरीक इंसाफ ने 4 अकाउंट्स जाहिर किए। स्टेट बैंक के पास 18 का रिकॉर्ड, 31 करोड़ रुपए की फंडिंग फॉर्म 1 में जाहिर ही ना की गई। फॉरेन फंडिंग के इल्जामात साबित होने की सूरत में क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है? मुबैना फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या खतरे में है? इमरान खान साहब जो कि पार्टी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मुस्तकबिल खतरे में है। कानूनी और आईनी तौर पे आज समझने की कोशिश करेंगे। एक स्क्रूटनी कमेटी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे। फिर उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 एंड द इलेक्शंस एक्ट 2017 क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत जा चुकी है उसमें जो उनका बयानिया था कि उन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं करी, उनकी पार्टी ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, वो दुरुस्त था या नहीं था? और आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है? इस अहम तरीन सवाल को उठाएंगे। हमने ये खतरा जो इमरान खान साहब महसूस कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है या उन पर पाबंदी लग सकती है, इस खतरे के बारे में उन्होंने खुद अपनी रिसेंटली होने वाली तकरीर में जिक्र किया था जब वो शहर कराची में थे। इमरान खान साहब ने इस थ्रेट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उनको खतरा है, उनको लगता है कि उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा था इस मुबैना खतरे के बारे में जो तलवार इलेक्शन कमीशन की तरफ से लटक रही है उनकी जमात के ऊपर, वो क्या कह रहे थे? लेट्स हियर दिस। इमरान खान साहब ने इस खतरे का जहां जिक्र किया कि उनकी जो तहरीक इंसाफ है इस पर पाबंदी लग सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग सकती है। इस केस के बारे में आपके सामने कुछ बेसिक फैक्ट्स रखते चले। ये केस तकरीबन 7 साल पहले स्टार्ट हुआ जब अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन और दीगर जराए के जरिए उन सब चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आए। उन्होंने बताया कि पार्टी की सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में मुबैना तौर पर फॉरेन एलिमेंट्स शामिल हैं। अकबर एस बाबर अपनी तमाम जो समातें हैं तकरीबन 7 साल के अरसे से, जिस तरह मैं बताया कि साल 2014 से वो मुसलसल इस केस की पैरवी कर रहे हैं। इस केस के हवाले से जो आखिरी अहम डेवलपमेंट हमारे सामने आई थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बनने वाली एक स्क्रूटनी कमेटी थी। एक स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर तकरीबन 44 माह के अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम डिटेल अकाउंट्स की प्रॉपर स्क्रूटनी करी। इस स्क्रूटनी के बाद एक अहम तरीन इंकशाफात इस रिपोर्ट में सामने आए। इस रिपोर्ट में सामने आने वाले इंकशाफात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 1 यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अमाउंट डिक्लेयर करी अपनी फंडिंग वो अलग थी और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्ड था उसके मुताबिक वो अमाउंट अलग थी। अब यहां आते हैं मैं आपकी तरफ नंबर्स लेकर। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फाइनेंसिंग डिक्लेयर करी साल 2009 से साल 2013 के दरमियान वो 1.3 अरब रुपए थी। और इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो उनके अकाउंट्स थे उनमें जो रकम सामने आई वो 1.6 अरब रुपए से जायद की थी। इस तरह जो फर्क आ रहा था इसमें वो तकरीबन 31 करोड़ रुपए का आ रहा था। यानी तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर जो वाज़े तौर पर इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 31 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाहिर ही नहीं किए, यानी फॉर्म 1 में डिक्लेयर ही नहीं किए। अगर बैंक अकाउंट्स के लिहाज से आपको बात करके बताएं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 18 बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फॉर्म 1 था उसमें तकरीबन 4 अकाउंट्स डिक्लेयर थे। इस तरह तकरीबन 14 अकाउंट्स मुबैना तौर पे कंसील भी किए गए। इस रिपोर्ट पे आगे इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होनी है, जिस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हमें यह घबराहट नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको मजीद ईयर वाइज ब्रेकअप बताते चलें तो साल 2009 में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की जो डिफरेंस आई, यानी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 1 में
जो अमाउंट लिखी गई वो कम थी और स्टेट बैंक में 2 करोड़ रुपए ज्यादा थे। इसी तरह से साल 2010 में 6 करोड़ रुपए, साल 2011 में 8.5 करोड़ रुपए और साल 2013 में तकरीबन 14 करोड़ रुपए से जायद की रकम ऐसी थी जो कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में ज्यादा थी और इलेक्शन कमीशन में कम डिक्लेयर की गई थी। तो यह पहला मामला है जो इस रिपोर्ट में सामने आया। अब आपको लेके चलते हैं दूसरे अहम मामले की तरफ। जो दूसरा अहम मामला सामने आया वो ऐसे मुबैना तौर पे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि दे अपीयर टू बी फॉरेन नेशनल्स, यानी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत बड़ा स्ट्रिक्टली है कि कोई भी अमाउंट आप किसी फॉरेन कंपनी से ना फॉरेन इंडिविजुअल से ले सकते हैं। और फॉरेन एडेड पार्टी की बड़ी क्लियर डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में डिफाइन की गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बनने वाली इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर तकरीबन 2013 के जो अपेंडिक्स है ऐसे 47 इंडिविजुअल डोनर्स का जिक्र किया गया जिन्होंने एक साल के अंदर फंडिंग दी और उनके हवाले से कहा गया कि दे अपीयर टू बी फॉरेन नेशनल्स। यही नहीं, तकरीबन 119 ऐसी एंटिटीज जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट की गई, उनकी फाइनेंसिंग के भी सबूत इस रिपोर्ट के अंदर सामने आए। और ये तकरीबन 119 कंपनीज जिनको हम आपको फहरिस्त भी दिखाएंगे। इस कंपनी के अंदर जो सब में अहम और नुमाया कंपनी सामने आई जिसका नाम वुटन क्रिकेट लिमिटेड है, जिसने तकरीबन $2 मिलियन की फाइनेंसिंग करी। कहा यह गया कि मुबैना तौर पे ये कंपनी अबराज कैपिटल के जो आरिफ नकवी हैं उनसे भी इसका ताल्लुक जोड़ा गया। लेकिन ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फाइनेंसिंग रिकॉर्ड सामने आया। तो फिर 2 सवाल उठे, बल्कि 3 सवाल उठे। एक सवाल ये, क्या इमरान खान साहब की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को गलत रिकॉर्ड जारी कराया, यानी कंसील किया, यानी डिक्लेयर सही नहीं किया, डेलिबरेटली कंसील किया? इसके तहत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती? दूसरा अहम सवाल, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर ममनुआ फंडिंग हासिल की? और इस सवाल की भी अपनी सजाएं हैं जिस पे प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और तीसरा अहम सवाल कि क्या, जो सब में खतरनाक सवाल, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फॉरेन एडेड पार्टी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग से पैसे मिलते रहे, जिस तरह इस रिपोर्ट में कुछ इंकिशाफात सामने आए? और अगर ऐसा है तो इसकी अपनी लीगल इंप्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकती है, जिस पर आगे चल के हम बात करेंगे। इस अहम तरीन हवाले से इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस कार्रवाई के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा और दीगर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे में है। इमरान खान साहब पर भी कोई तलवार लटक रही है जिसका तस्करा वो अपनी स्पीचेस में कर रहे हैं, और जो वो नैरेटिव बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीईसी के खिलाफ, उसके पीछे क्या हकीकत है। इन तमाम हवालों से बात करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, पिल्लाट के सरबराह हैं, आपने इस पर लिखा भी है, फॉरेन फंडिंग केस के बारे में गहरी नजर रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद बिलाल साहब, मैं पहले आपसे स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से चाहूंगा, जहां उसमें कुछ मामला सामने आए थे। 3 ऐसे सिनेरियोज हैं जो हमने नजर आए। एक ये कि ममनुआ फंडिंग अगर हुई तो उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दूसरा अगर फॉरेन फंडिंग हुई तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस लीगल क्या है, और तीसरा अगर डेलिबरेटली कंसील किया गया पैसों को, जो 31 करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला आया, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लेकिन इससे जवाब से पहले फवाद चौधरी साहब ने जो इस बारे में कहा था जब ये रिपोर्ट सामने आई थी इस कमेटी की, तो उन्होंने क्या कहा था? फारूक हबीब साहब ने भी कहा था कि ना फॉरेन फंडिंग साबित हुई और 31 करोड़ रुपए डबल एंट्रीज हैं। क्या कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त? लेट्स हियर दिस। कि फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही इसमें पैदा जो है वो नहीं हुआ। तो फॉरेन फंडिंग की हद तक और जितना ये शोर मचा रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया। 2 बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका मैं आपको बता दूं ताकि आपको 31 करोड़ रुपए की समझ आ जाए कि क्या है। एक ट्रांजैक्शन हुई है 16 करोड़ रुपए की और एक ट्रांजैक्शन हुई है 15 करोड़ रुपए की। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि एक अकाउंट, पीटीआई के एक अकाउंट में पैसे आए सेंट्रल अकाउंट में, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। तो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये डुप्लिसिटी कर दी गई कि वो 16 करोड़ रुपया इस अकाउंट में भी जमा कर लिया गया और दूसरे अकाउंट में भी जमा कर लिया गया। इसी तरह से जो 15 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट है जो कि सेंटर से ट्रांसफर हुए पैसे सूबों को, जो कि पीटीआई की सब्सिडरी थी, वो अकाउंट्स भी डबल जो है उसको काउंट कर लिया गया। और जब आर्गुमेंट्स होंगे तो जाहिर है कि ये बातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगी।
अहमद बिलाल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे तीनों सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखे थे उस लिहाज से समझाइएगा, और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही है उसको भी आप सामने रखते हुए बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरफ मामला जा सकता है। अहमद बिलाल साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो बज़ाहिर जो तासुर मिलता है वो तो ये है कि फॉरेन फंडिंग हुई है, और फॉरेन फंडिंग फॉरेन नेशनल्स की तरफ से भी हुई है और फॉरेन कॉरपोरेशंस की तरफ से भी हुई है। अब वो चूंकि ये एक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है और इसके बारे में अभी चूंकि दलाइल जारी है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, तो हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने इन दलाइल के जवाब में करना है। यानी इस वक्त दोनों के वकील वहां पे इस स्क्रूटनी कमेटी की बुनियाद पे दलाइल दे रहे हैं कि वाकई ये जो ख्वाहिश तो हमारी भी ये है मकबूल पार्टी जो है वो फॉरेन फंडेड करार ना पाए, क्योंकि उसके बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, जिसके मुताबिक इस चूंकि उस जमाने का केस है उसी के मुताबिक ये एडजुडिकेट होगा, तो उसके अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है फॉरेन एड पॉलिटिकल पार्टी की, वो तो बहुत वाज़ेह है। और वो ये कहती है कि अगर किसी इंडिविजुअल्स के हाथ से भी फंडिंग हुई हो किसी पॉलिटिकल पार्टी की, एक इंडिविजुअल के हाथ से भी, तो वो भी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ पे आएगा। बल्कि उस फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की एक डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2C3 जी, 2 विदिन ब्रैकेट C और 3 उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर वो फाइनेंशियल कोई कंट्रीब्यूशन की गई है किसी फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से, किसी फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, या उसका कोई पोर्शन भी अगर फॉरेन नेशनल्स की तरफ से आया है, तो यानी नेशनल्स का मतलब है इंडिविजुअल्स की तरफ से आया है, तो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो मेरे ख्याल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो वाज़ेह हैं। और मैं ये सोच रहा था कि चूंकि उस जमाने में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट रहेगी, जो मेरा ख्याल था कि उस वक्त 2023 तक रहेगी जी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में वो रेफरेंस उन्होंने फाइल करना था सुप्रीम कोर्ट में। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो फिर इसके ऊपर मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट बदल गई है और अब इस बात का गालिब इम्कान है कि अगर ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी एक महीने के अंदर जो फैसला इलेक्शन कमीशन का उसमें साबित हो जाती है, तो फिर ये गवर्नमेंट देर नहीं लगाएगी कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाए। बल्कि डिसोल्यूशन का डिक्लेरेशन गवर्नमेंट देगी और सुप्रीम कोर्ट फिर उसका हतमी फैसला करेगा एक सर्टेन पीरियड के। अच्छा, ये तो अहमद बिलाल साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक ये पूरा जो मरहलावार क्या होगा, यानी इसके बाद रेफरेंस, अगर ये इलेक्शन कमीशन पहले कंक्लूजन देता है, फिर आगे फेडरल गवर्नमेंट आगे रेफरेंस देती है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन दूसरा ये मामला 31 करोड़ रुपए के फंड का है। आपने अभी सुना फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो तो, और उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे ऑडिटर्स रिकंसाइल नहीं कर सके, बल्कि इस रिपोर्ट में भी शायद लिखा था कि रिकंसाइल नहीं हुआ। तो वो अपने ऑडिटर्स पे डाल रहे हैं कि रिकंसाइल नहीं हुआ, ये डबलिंग हो गई एक एंट्री की जो हमारे सब्सिडरी अकाउंट में ट्रांसफर हुए, या डबल एंट्री उसमें हो गई जिसकी वजह से 31 करोड़ रुपए आए। तो क्या कंसीलमेंट के लिहाज से आर्टिकल 62(1)(f) भी पार्टी चेयरमैन पे लग सकता है? क्योंकि इन्होंने भी तो एक सर्टिफिकेशन जमा कराया होता है कि जो मैं इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 1 डिक्लेयर कर रहा हूं, मेरी पार्टी डिक्लेयर कर रही है, वो तमाम वेरीफाइबल सोर्सेज से है, डेटा बिल्कुल ओके है, उसमें कोई भी किसी किस्म का डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो क्या वो तलवार भी है इमरान खान साहब के ऊपर लटक रही? देखिए, मुझे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना, मैं क्विकली उसके बारे में बता दूं। वो तो एक दूसरा चार्ज है कि आपने वो कुछ फंडिंग कंसीलमेंट की है, आपने बताई नहीं तो वो फंडिंग आई थी और वो फंडिंग किसी दूसरे अकाउंट में चली गई और फिर इस तरह एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन फॉरेन फंडिंग के मामले में तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
इसलिए फॉरेन फंडिंग का मामला अलग है, और इसलिए वो फॉरेन फंडिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से फिर बिलाखिर ये फैसला होगा। और उसके नतीजे में ख़तरनाक तरीन बात यह है कि ये नेशनल असम्बली से तो ये खुद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो सूबाई असम्बलियों से भी शायद कर दें, लेकिन उसके नतीजे में वो सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो भी उनको भी अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करती है। अच्छा। अब जो आपने पूछा ना 62(1)(f) का मामला, जी बिल्कुल, बात यह है कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, इसी को लेके मैं कह रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेशन ये देता है हर पार्टी का हेड कि मैं इस बात को सर्टिफाई करता हूँ कि हमने किसी ममनुआ सोर्स से और किसी फॉरेन सोर्स से फंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर ये एक नहीं, दो नहीं, कई सालों की जो रिपोर्टें हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट, उसमें यह बात वाज़ेह हो जाती है कि फॉरेन फंडिंग आ रही थी और इसके बावजूद वो ये सर्टिफिकेशन दे रहे थे, तो फिर इस बात का प्लीड किया जा सकता है कि 62(1)(f) के तहत वो सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने गलत बयानी की है, लिहाजा उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। और फिर आपको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है कि इसके लिए फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। तो ये मैं इंतहाई कंसिक्वेंसेस आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल फैसला तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने करना है और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अहमद राजा साहब ये भी बता दें, लीस्ट ये है कि अगर ये सिर्फ ममनुआ फंडिंग है यानी प्रोहिबिटेड फाइनेंसिंग है तो उस सूरत में सिर्फ ये अमाउंट कॉन्फिस्केट हो जाएगी जो अगर जो ममनुआ साबित होती है, ये लिस्ट है। ममनुआ से मुराद ये है कि अगर वो फॉरेन फंडिंग नहीं है जी, और मिसाल से हमारे मुल्क के अंदर ही किसी कंपनी ने उनको पैसे दिए हुए हैं, डोमेस्टिक कंपनी है, वो भी ममनुआ है लेकिन वो फॉरेन नहीं है, उसने पैसे दिए हैं तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग है वो ममनुआ फंडिंग की एक किस्म है, लेकिन वो बहरहाल उसके कंसिक्वेंसेस बहुत शदीद है। अच्छा, तो जी हाँ, अगर सिर्फ ममनुआ फंडिंग हो और फॉरेन फंडिंग ना हो तो फिर तो वो रकम सारी कन्फिस्केट हो जाती है, इस हद तक है कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अगर वो ममनुआ में फॉरेन फंडिंग भी शामिल है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक है, जिनका जिक्र मैंने किया। मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक मुख्तसर सा हमें लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पूछेंगे एक और सवाल, क्योंकि आज भी शाह महमूद साहब ने जिक्र किया कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबके फंड्स क्यों नहीं स्क्रूटनाइज हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद, और जो नैरेटिव ईसीपी के सीईसी के खिलाफ बनाया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ